अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीएच और बफर का। पीएच क्या होती है? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी पीएच कम होगी, उतना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो एसिड का आपको पता ही है, एसिड वो चीज होती है जो जितनी ज्यादा प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा वो अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितने कम प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन उतना वो वीक एसिड होगा। ठीक है। तो pH is the unit of measure which describes the degree of acidity or basic of a solution। यानी ये अल्कलाइन नेचर अगर आपने सॉल्यूशन की मेजर करनी है या एसिडिक नेचर मेजर करनी है तो उसके लिए आप pH स्केल जाते हैं। तो ये आपको पता ही है, pH स्केल 0 से 14 तक होती है। 0 से 6.9 तक 6.99 तक जो है एसिडिक सॉल्यूशन होता है और 7.1 से लेके 14 तक बेसिक सॉल्यूशन होता है। जो जितनी pH जो है वो 1 के पास होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी 7 के पास होगी उतना वो वीक एसिड होगा। इसी तरह जितनी pH 7 के करीब होगी उतना वो वीक बेस होगा, और जितनी 14 के पास होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है। लो pH वैल्यू corresponds to high concentration of H यानी कि प्रोटॉन, एंड हाई pH वैल्यू corresponds to low concentration of hydrogen। तो जितनी pH कम होगी इसका मतलब है उतनी ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है, और जितनी pH ज्यादा होगी उसका मतलब है उतनी उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है जो कि हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो 7 pH के ऊपर जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम pH एसिडिक होती है, और 7 से ज्यादा बेसिक pH होती है। ये आप देख सकते हैं pH स्केल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है अप टू pH 3, फिर वीक एसिड आ गए। ठीक है। इसी तरह 7 से लेके अप टू 10 तक ये वीक बेस आ गई, फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गई लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो न्यूट्रल pH के ऊपर होते हैं ये मोस्टली साल्ट होते हैं। एसिड एनी कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड। मतलब कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। लेट्स सपोज कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें एक सॉल्यूशन है, और उसमें आपने एक कंटेनर में HCl डाला हुआ है और एक में एसिटिक एसिड डाला हुआ है। तो एसिटिक एसिड के प्रोटॉन बहुत कम प्रोड्यूस होंगे, लेकिन HCl जो है फौरन से प्रोटॉन रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो जल्दी से प्रोटॉन डोनेट कर देगा, और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, वो बड़ी डिले से प्रोटॉन रिलीज करेगा। बेस क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम कर ले, या हाइड्रोक्सिल आयन बेस जो है सॉल्यूशन के अंदर, इसमें बाइकार्बोनेट एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये एक बेस है। नॉर्मल pH जो ब्लड की है, एक्सटर्नल सेलुलर pH है, वो 7.35 से लेके 7.45 तक। जो सर्वाइवल रेंज होती है वो 6.8 से लेके जो है वो 8 तक होती है। ठीक है। इससे pH कम होगी तब भी डेथ हो जाएगी, और ज्यादा होगी तब भी डेथ होगी। तो 6.8 से लेके 8 तक सर्वाइवल रेंज है। एसिडोसिस क्या होता है कि अगर pH 7.35 से कम हो गया तो इसको हम एसिडोसिस कहते हैं, और अगर 7.45 से ज्यादा हो गया तो हम इसको एल्कोसिस कहते हैं। तो एसिडोसिस क्या होती है? फिजियोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अबनॉर्मली लो प्लाज्मा, जो है लो प्लाज्मा में जो है वो एसिडोसिस हो जाती है, और हाई प्लाज्मा में अल्कोसिस हो जाती है। तो एसिडेमिया अगर pH 7.35 से कम है ब्लड की तो उसको एसिडेमिया कहेंगे, और अल्केमिया अगर 7.45 से ज़्यादा है। तो हम pH को मेजर कैसे करते हैं? तो 3 तरह के हम मेथड यूज करते हैं, pH पेपर, pH इंडिकेटर और pH मीटर। ठीक है। pH स्ट्रिप क्या होता है कि उसमें स्ट्रिप में डिफरेंट आपकी जो स्ट्रिप वाली बोतल होती है उसमें डिफरेंट कलरेशन होती है, हर कलर के ऊपर वो डिफरेंट pH शो कर रहा होता है। तो जब आप डिप करते हैं तो जो कलर आ जाए तो उसके साथ बोतल के साथ मैच करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये वो pH है। pH इंडिकेटर जिसमें आप इंडिकेटर यूज करते हैं,
और जिसकी हाथ एक पीएच के ऊपर वो कलर देता है। इसी तरह जो सबसे रिलायबल मेथड है वो पीएच मीटर है। पीएच मीटर आपको पॉइंट्स में भी रीडिंग दे देता है कि पीएच पॉइंट्स में भी क्या है। ये कुछ इंडिकेटर हैं जो कि पीएच को चेंज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। पीएच मीटर में क्या होता है कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और एक जैसे आपने पीएच चेक करनी होती है वो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आता है पोटेंशियल वो पीएच को बताता है। तो जो आप इसमें बल्ब यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी पीएच लो, और जितने कम होंगे उतनी पीएच ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें दो जो इलेक्ट्रोड के दरमियान डिफरेंस आता है पीएच का, वो एज ए पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो आपकी पीएच स्केल के ऊपर आ जाता है। So pH meter is a laboratory equipment which is used to measure the acidity or alkalinity of a solution. The pH meter measures the concentration of hydrogen ion using ion sensitive electrode. Yeah, पहले बता चुका हूँ, it is most reliable and convenient method for measuring the pH. क्यों? क्योंकि ये डिजिट्स में भी आपको pH बता देता है, लेकिन pH मीटर और जो आपके इंडिकेटर है वो आपको डिजिट में भी pH बता सकते हैं। ये जो पीएच मीटर है ये आपको डिजिट में भी पीएच बता सकता है। बफर क्या होता है? बफर की दो टाइप्स होती हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा? एसिडिक बफर को अगर आप देखें तो इसमें एक वीक, ठीक है, तो बफर दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो होगा जिसमें वीक एसिड होगा, वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट लगा हो, ठीक है। दूसरा होता है बेसिक बफर, उसमें वीक बेस होगी और उसमें साल्ट लगा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हम कहते हैं वीक एसिड या वीक बेसिस जो होती हैं वो इटसेल्फ जो है वो बफरिंग का काम करती हैं, लेकिन उसको हम बफरिंग के लिए क्यों नहीं यूज करते? वो इसलिए नहीं यूज करते, उनकी आयनाइजेशन कम होती है वीक एसिड की और उसके साथ। तो जब हम वीक एसिड की आयनाइजेशन या वीक बेस की आयनाइजेशन कम होती है, तो इसकी आयनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम फिर साल्ट लगा देते हैं। मतलब एसीटेट बफर में एसिटिक एसिड होगा और सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट। तो पोटेशियम कहाँ से आ रहा है या सोडियम कहाँ से आ रहा है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह बेसिक बफर में अमोनिकल बफर है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा अमोनियम क्लोराइड होगा, और क्लोराइड कहाँ से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एसिडिक बफर है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। ये वीक एसिड है, ये उसका कंजुगेट साल्ट है, ठीक है। अब ये साल्ट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो वीक एसिड है ये सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। तो इस एसीटेट आयन को बढ़ाने के लिए सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फिर हम साल्ट लगा देते हैं साल्ट। इसी तरह बेसिक बफर में क्या होगा? ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिकल बफर है, और इसके हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट लगा देते हैं ताकि इसकी आयनाइजेशन बढ़ जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बफर कैसे बफरिंग का काम करते हैं? अगर आपका बेस का लेवल ज़्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन आयन उसको कंज्यूम कर लेगी और वाटर और एसीटेट आयन बन जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड का लेवल बढ़ता है तो यहाँ पे प्रोटॉन लग जाएगा और साल्ट जो इसका साल्ट पोर्शन है वो सोडियम के साथ मिलकर न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। इसी तरह बेसिक बफर कैसे कम करते हैं? अगर एसिड बढ़ता है तो ये बेस इसको कंज्यूम कर लेगी H, और OH इसका लगेगा तो वाटर बनेगा। कॉमन आयन ये जब अगर एसिड बढ़ता है तो इधर प्रोटॉन लग जाता है तो सोडियम एसिटिक एसिड बन जाता है। तो कॉमन आयन की वजह से पीएच डिस्टर्ब नहीं होती। एसिटिक एसिड पहले मौजूद है तो अगर इधर प्रोटॉन लग जाता है और एसिटिक एसिड बन जाता है तो कॉमन आयन की वजह से इतनी पीएच
फैक्टर नहीं आता। तो बफर की डेफिनेशन ये है कि a solution which is used to resist in change in pH when small amount of acid or base is added to it. लार्ज बेस में ये चेंज क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि हर एसिड की एक पीके वैल्यू होती है, हर एसिड की एक पीके वैल्यू होती है। मसलन एसीटेट बफर की अपनी पीके वैल्यू होगी, मोनिकल बफर की अपनी पीके वैल्यू होगी। तो उस पीके वैल्यू के 1 यूनिट अबव और या 1 यूनिट लो। मसलन एसीटेट बफर की लेट्स सपोज के पीएच है, पीके वैल्यू है 4.6, कितनी है 4.6। तो ये 5.6 और 3.6 यानी कि इतने रेंज में ये वो मोस्ट इफेक्टिव बफर होगा, यानी कि पीके वैल्यू के 1 यूनिट अबव और 1 यूनिट लो। ये और पीके वैल्यू क्या होती है? एक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाफ एसिड हो और हाफ साल्ट हो, ठीक है। जब उस वक्त हम उसकी पीएच मेजर करें तो वो क्या होगा, उसकी पीके वैल्यू, ठीक है। तो बेसिक बफर की पीके वैल्यू मसलन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पीके वैल्यू फिक्स होगी, एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू फिक्स होगी। तो उस लिहाज से 1 यूनिट अबव और 1 यूनिट बिलो तक ये मैक्सिमम बफरिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक हम यूनिवर्सल बफर बनाते हैं जिसको हम एसीटेट बफर कहते हैं। एसीटेट बफर में ये होता है कि फास्फेट बफर, फास्फेट बफर जो है वो यूनिवर्सल बफर है। क्यों? उसकी 3 पीके वैल्यू होती हैं, क्योंकि H3PO4 होता है, 3 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर। तो वो 3 दफा प्रोटॉन जब रिलीज करेगा तो उसकी 3 डिसोसिएशन कांस्टेंट आएंगे। अगर उसका आप नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो पीके वैल्यू होगी। पीके ए का जब आप नेगेटिव वैल्यू लॉग लेते हैं तो वो पीके ए होता है। तो ये जो फास्फोरिक एसिड है इसकी पीके वैल्यू 3 होती है, तो ये वाइड रेंज पे बफरिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये एसिडिक कंडीशन में भी बफरिंग कर सकता है, बेसिक कंडीशन में भी बफरिंग कर सकता है। तो मोस्टली जो आप लैब स्केल में बनाते हैं बफर वो फास्फेट बफर होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी पीके वैल्यू 3 होती है। क्लोरीन इसमें एसीटेट में मैंने आपको बताया कि किस तरह बफरिंग करते हैं। अगर एसिड पड़ा है तो बेस उसको कंज्यूम कर लेगी और अगर बेस बढ़ी है तो एसिड कंज्यूम कर लेगी। तो एंडरसन-एडलबैक ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम एंडरसन-एडलबैक इक्वेशन कहते हैं बफर को बनाने के लिए। तो लेट्स सपोज ये वीक एसिड है, ये डिसोसिएट हुआ है एसिड और साल्ट के अंदर। तो Ka क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? Ka। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि जो मोलर रेशियो होती है K किसके इक्वल होता है? मोलर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं कि जो कोई भी डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो मोलर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और टू दैट ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो के इक्वल होता है। तो ये आपके पास Ka वैल्यू होगी। तो दोनों साइड का आप नेगेटिव लॉग लें, तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ A और Ha। ये वीक एसिड है और ये साल्ट है। और अगर बेस होगा तो यहाँ पे Kb होगा। अगर बेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? Kb, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka किसका मतलब है? Pk। इसका मतलब क्या है? Pka। और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या है? Ph माइनस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड। अगर इस माइनस जो आप प्लस में करें तो एसिड ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी पीएच का बफर बना सकते हैं। आपको पता है हर एसिड की पीके वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो आप क्या करते हैं? इस वीक एसिड और साल्ट की रेशो चेंज करते हैं। ऐसा अगर एसीटेट बफर है तो एसिटिक एसिड और ये एसिटिक एसिड है और ये एसीटेट सोडियम एसीटेट आयंस है, इनकी रेशो इस तरह आप रखेंगे कि लेट्स सपोज कि आप 7.2 पीएच का बफर बनाना चाह रहे हैं तो पीके वैल्यू क्या आ रही है? 7.2। तो ये इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए
अगर आप 7.4 का बना रहे हैं तो इसकी 0.2 वैल्यू आनी चाहिए ताकि 7.2 + 2 7.4 हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों की रेशो वेरी करने के से आपके पास डिफरेंट पीएच के बफर आ जाएंगे। ठीक है, एक खास अगर इसकी आपने 0.1 मोलर कंसंट्रेशन रखी है तो इसकी भी 0.1 मोलर आ गई। ठीक है, तो 0.1 से कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 1, तो log of 1 = 0। ठीक है, यानी कि अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल है तो जो पीएच होगी वो पीके के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि साल्ट और एसिड कंसंट्रेशन इक्वल है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, आंसर एक आएगा, log of 1 = 0। ठीक है, तो जब साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वलेंट हो जाती है तो जो पीएच होती है वो पीके के इक्वल होती है। मसलन एसीटेट बफर की पीके वैल्यू 4.6 है, तो अगर आप एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट है और ये एसिटिक एसिड है, दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी रख लेंगे तो जितनी पीएच होगी उतनी ही पीके वैल्यू। तो अगर आप पीएच को वेरी करना चाहते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन आप थोड़ी सी वेरी कर लें तो रिक्वायर्ड पीएच का बफर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि पीएच जो है ना वो पीके वैल्यू के 1 यूनिट अबव या 1 यूनिट बिलो ऐसा बफर बनाए जो 1 यूनिट अबव और 1 यूनिट बिलो तक मैक्सिमम बफरिंग कर सकता है। तो इसको हम इस बफर की बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि पीके के 1 यूनिट अबव और 1 यूनिट बिलो ये मैक्सिमम बफरिंग कर सकता है। बॉडी के अंदर 3 तरह के बफर होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है, प्रोटीन बफरिंग सिस्टम है और फॉस्फेट बफरिंग सिस्टम है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि ब्लड का मेन बफरिंग सिस्टम जो होता है वो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम होता है और इसमें प्रोटीन होता है। इंट्रासेलुलर जो मेन बफरिंग सिस्टम होता है वो फॉस्फेट बफरिंग सिस्टम होता है और प्रोटीन बफरिंग सिस्टम होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो ब्लड के अंदर फॉस्फेट बफरिंग सिस्टम ही होता है, फॉस्फेट बफरिंग सिस्टम भी होता है लेकिन वो कम कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास जो प्रोटीन्स हैं वो हीमोग्लोबिन बफर का काम करती है, अमाइनो एसिड बफरिंग का काम करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन उसमें एल्ब्यूमिन जो है वो बफरिंग का काम करती है। ये जो बफर सिस्टम है ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो आपकी किडनी और लंग्स हैं। अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इतनी पीएच को मेंटेन नहीं कर रहा तो फिर आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा जो कि आपकी किडनी है और लंग्स हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन की, उसमें से एंड के ऊपर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मार रहा होता है। अराउंड 15,000 से 2,000 मिलियन मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है और फिर वो लंग्स के जरिए बाहर चली जाती है। फिक्स्ड एसिड आपकी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे, यानी कि अगर 70 केजी का बंदा है तो उसके अंदर 70 मिली इक्विवेलेंट जो है वो फिक्स्ड एसिड प्रोड्यूस होते हैं। फिक्स्ड एसिड में काफ़ी है, मसलन सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड एसिड है। Acid that do not leave solution once produced, they remain in the body fluid until eliminated by kidney. उनको हम फिक्स्ड एसिड कहते हैं, वो रहते हैं बॉडी के अंदर अंटल के आपकी किडनी जो है उसको रिमूव ना कर दे। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस होगा वो सिस्टीन और मैथिलीन के जरिए आ सकता है, उनके सल्फाइडल ग्रुप के ऑक्सीडेशन से आ सकता है। ठीक है, इसी तरह फास्फोरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं। बफरिंग और कंपनसेशन क्या होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी जो मैं बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन बफरिंग सिस्टम है, इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं। ये पीएच को मेंटेन कर सकता है लेस देन 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे। ठीक है, ये
इस पीएच को मेंटेन करते हैं अगर इतना लेवल चेंज होता है। द मोस्ट कॉमन केमिकल बफर आर बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम और नॉन कार्बोहाइड्रेट बफरिंग सिस्टम में फास्फेट बफरिंग सिस्टम है और प्रोटीन बफरिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये बफरिंग का काम करते हैं। कार्बोनिक एसिड बफरिंग सिस्टम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होता है उसका लेवल वो वाटर से मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड फिर प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन में चेंज होता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड होता है इसकी रेशियो जो है वो बॉडी के अंदर फिक्स रहती है 20:1। बाइकार्बोनेट यानी कि बेस जो है वो ज्यादा होती है 20:1 की रेशियो होती है और जो एसिड होता है वो 1 होता है उसकी रेशियो। तो ये आपका एसिड बेस बैलेंस है। ये कार्बोनिक एसिड बना फिर इससे प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन बने तो बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये प्रोटॉन यहाँ पे कंज्यूम होता है और कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये कॉमन आयन है तो इसकी वजह से पीएच इफेक्ट नहीं होती। इसी तरह अगर बेस आ जाती है तो ये एसिड हाइड्रोक्सिल आयन उसके कंज्यूम करके वाटर बना देता है और बाइकार्बोनेट आयन तो कॉमन आयन की वजह से पीएच लेस इफेक्ट करती है। इसी तरह बफरिंग सिस्टम देखें, ये मैं आपको बता दूंगा हूँ अगर एसिड बढ़ जाएगा तो बाइकार्बोनेट इसको कंज्यूम कर लेगा और अगर बेस बढ़ गई है तो इसको कार्बोनिक एसिड खत्म कर देगा। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज क्रॉस द रेड ब्लड सेल और कार्बोनिक एसिड बनाती है। बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज इनटू प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर इसकी डिफ्यूजन होती है वो क्लोराइड के साथ इसकी शिफ्ट चलती है, यानी कि अगर बाइकार्बोनेट बाहर आया है तो क्लोराइड आयन अंदर चले जाएंगे ताकि जो आयंस का बैलेंस है वो सेम रहे। आपको पता है कि जो होता है आयंस का बैलेंस वो कांस्टेंट रहता है आपकी बॉडी के अंदर। फास्फेट बफरिंग सिस्टम में क्या होता है H2PO4 यानी कि ये एसिड है और सोडियम बाइफॉस्फेट आयन इसके साथ बेस होती है। अगर एसिड आ रहा है तो सोडियम बाइफॉस्फेट इसको कंज्यूम कर लेके ये H2PO4 में कन्वर्ट कर देगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट है तो पीएच डिस्टर्ब नहीं होती। ये जो फास्फेट बफरिंग सिस्टम है ये मेजर बफरिंग सिस्टम है इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ये मेजर बफर है जो पीएच को मेंटेन करता है। तो ये इसकी एसिडिक फॉर्म है और इसकी बेसिक फॉर्म क्या होगी HPO4। बेसिक फॉर्म इसकी क्या होगी HPO4। इसकी रेशियो 4:1 होती है। जो HPO4 होता है वो 4 रेशियो होता है और H2PO4 ये भी एसिड होता है इसकी रेशियो 12 होती है। ठीक है, इसकी पीके वैल्यू 6.8 है, इसका मतलब है ये 7.8 तक और 5.8 तक मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर एसिड बढ़ेगा तो बेस HPO4 ये तो एसिड है ना वो HPO4 उसको कंज्यूम कर लेगी और H2PO4 बनाएगी और अगर बेस बढ़ती है तो फिर ये इसको कंज्यूम करेगा, इसमें से प्रोटॉन निकलेगा बेस के हाइड्रोक्सिल आयन से बनेगा और वाटर बनाएगा और ये दोबारा HPO4 यानी कि बेस में चेंज हो जाएगा। कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से पीएच चेंज नहीं होती। ठीक है, और जब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाए तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है जिसमें किडनीज और आपके लंग्स हैं। ठीक है, ये फास्फेट बफरिंग सिस्टम किस तरह पीएच को मेंटेन करता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, रीनल एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, आपको पता है कि किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट आयन को ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब करती है ताकि आपकी जो पीएच है वो स्टेबल रहे और हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम करती है क्योंकि सारी जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं उनका एंड प्रोडक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बाद में जाके कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड फिर प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन पीएच को डाउन करता है। तो प्रोटॉन रिलीज होते हैं किडनी के थ्रू ताकि पीएच जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इस तरह आपकी पीएच जो है वो स्टेबल रहती है। ये प्रोटीन एज ए बफरिंग जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ।
प्रोटीन के दो एंड होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एंड और एक होता है माइनो एंड। माइनो एंड बेसिक होता है, वो एसिड को कंज्यूम कर सकता है, और कार्बोक्सिलिक एंड जो है एसिडिक होता है वो बेस को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है अगर बेस आ रही है तो उसको कार्बोक्सिलिक एंड कंज्यूम कर लेगा, उसमें से प्रोटॉन निकलेगा, वो हाइड्रोक्सिलाइड को कंज्यूम कर लेगा। और माइनो एंड जो है वो बेसिक है, वो प्रोटॉन को कंज्यूम NH2 NH3 प्लस और NH4 प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइट्रिपल एसिड है। ठीक है, इसमें आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट कार्बोनिक एसिड बनाता है रेड ब्लड सेल के अंदर, फिर वो बाहर आते हैं। ठीक है, किडनी के सेल्स के अंदर भी हो रहा होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो रिमूव होते हैं। ठीक है, और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ये फिक्स्ड एसिड है। ठीक है, ये तब तक रहेगा जब तक किडनी इसको निकाल नहीं देती, तो ये फिक्स्ड एसिड है। ठीक है, ये 40% यानी कि 15 to 30 मिली इक्विवेलेंट डेली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड एसिड। इसी तरह ये आपके फिल्टर जो बाइकार्बोनेट आयन है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा सेल के अंदर आती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो आपका जो प्रोक्सिमल टिब्यूल्स हैं वो 70 to 90% बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब करते हैं। जो लूप ऑफ हैंडल है वो 10 to 20% बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब करते हैं। डिजिटल ट्यूबुलर एंड कलेक्टिंग रेट 4 to 7% रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिड बन रहे हैं बॉडी के अंदर, तो बेस का होना बड़ा जरूरी है। तो फिर जो आपकी किडनी है वो बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब करती है ताकि जो एसिड है वो बाइकार्बोनेट आयन कंज्यूम करके कार्बोनिक एसिड बनाए। ठीक है, ये देखें आपके जो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन में देखें क्लोराइड जो है, जब बाइकार्बोनेट आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं तो क्लोराइड आयन निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लोराइड आयन देते हैं जब बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाए। ये अमोनिया की एक्सक्रीशन कैसे हो रही है कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसमें प्रोटॉन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लूटामीन अमाइनो एसिड से ग्लूटामिनेज एंजाइम की मौजूदगी में सेल के अंदर अमोनिया बनता है। अमोनिया ये किडनी के अंदर जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो अमोनिया फिर प्रोटॉन को अपने साथ लगा देता है, अमोनियम आयन बनते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और अमोनियम क्लोराइड बनने के बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। अमोनिया एक्सक्रीशन अकर व्हेन secreted proton combine with ammonia and उससे अमोनियम आयन बनते हैं, वो क्लोराइड आयन के साथ मिलते हैं और तब वो रिलीज होता है। 60% यानी कि 25 to 50 मिली इक्विवेलेंट ऑफ डेली फिक्स्ड एसिड लोड को ये कंज्यूम करता है। आपका अमोनिया बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है किडनी के अंदर अमोनिया आपके फिक्स्ड एसिड्स को। वेरी अडॉप्टेबल या ये ग्लूटामिनेज इंडक्शन, इसमें ग्लूटामिनेज जो किडनी में होता है वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह अमोनिया एक्सक्रीशन लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सक्रीटेड विदाउट एक्सट्रीमली लो यूरिन पीएच बिकॉज पीके वैल्यू ऑफ अमोनिया सिस्टम इज वेरी हाई 9.2। ठीक है, तो ये वेरी फैक्टर बफर है। तो इसी तरह अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपकी किडनी क्या करती है, अगर लेट्स सपोज के पीएच जो है वो कम हो गई है, पीएच कम होने का मतलब है एसिडिटी हो गई है, तो फिर क्या करेंगी आपकी किडनी, बाइकार्बोनेट आयंस को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेंगी ताकि एसिड को वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। ये किडनी का है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन को रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक है, जब पीएच लो होती है। तो इसमें बाइकार्बोनेट, इसके अलावा लैक्टेट भी हम इंजेक्ट करते हैं। लैक्टेट क्या करते हैं कि आपके लीवर के अंदर जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन और लैक्टेट, ये लैक्टेट तो हम इंट्रावेनसली देते हैं और बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब होते हैं जब पीएच लो हो जाती है। और ये तब पीएच लो होती है और किडनी इसको मेंटेन करती है
जब आपकी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये वो कम वेंटिलेशन कर रहे हैं, इनका वेंटिलेशन रेट लो हो गया है। जब वेंटिलेशन रेट लो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा, वो वाटर के साथ मिलेगा और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो लेस फंक्शनल है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं फेंक रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, पीएच लो हो जाएगी, इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया तो इसकी कंपनसेशन किडनी करेगी, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो ये आपके पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होती है? जब आपकी किडनी जो है प्रोटॉन को कम रिलीज करना शुरू कर देती है, यानी कि वो बॉडी से कम बाहर जाते हैं। जब वो कम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन का लेवल ब्लड में हाई होगा, प्रोटॉन का लेवल हाई होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसको अगर प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो इसको ट्रीट रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। तो लेट्स सपोज के मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है, यानी कि प्रोटॉन लेवल ज्यादा हो गया है, तो फिर क्या होगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हाईली एक्टिव हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगी तो इसका मतलब है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड कम बनेंगे, कार्बोनिक एसिड कम बनेंगे तो और पीएच जो है वो स्टेबल हो जाएगी, एसिड ना बनने की वजह से पीएच स्टेबल हो जाएगी। मेटाबॉलिक अल्कोसिस में क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं और एसिड जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि एसिड प्रोटॉन जो है वो किडनी बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है और जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी रिटेंशन हो रही है। तो इससे क्या होगा, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो अल्कलाइन पीएच आ जाएगी, तो इसको हम मेटाबॉलिक अल्कोसिस कहेंगे। मेटाबॉलिक अल्कोसिस में क्या होगा, ये मैसेज देगा आपके लंग्स को, वो रेस्पिरेटरी सेंटर को बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। जब रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल होता है 35 से लेके 45 मिली इक्विवेलेंट पर सॉरी एमएम ऑफ एचजी, 35 टू 45 मिली एमएम ऑफ एचजी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है 45 से बढ़ जाएगा, कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा और बेस को वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसको हम कंपनसेशन कहते हैं बाय लंग्स। और अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं जो किसी डिजीज की वजह से बॉडी कोमा में है या कोई और डिजीज है, हेमरेज कंडीशन है, तो उसमें आपके रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो लेस फंक्शनल हो गए हैं। लेस फंक्शनल का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 से बढ़ गया है। अगर वो 45 से बढ़ गया है तो इसका मतलब है कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा, कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा तो एसिडोसिस होगी। जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी तो जो मैकेनिज्म आएगा कंपनसेशन का वो किडनी का होगा। किडनी क्या करेगी, प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगी और बाइकार्बोनेट आयन को ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन शो करेगी, तो इसको तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक कंपनसेशन। रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में क्या होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी सेक्टर हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 25 एमएम ऑफ एचसी से कम हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, कार्बोनिक एसिड कम बनेगा, बाइकार्बोनेट आयन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो इसको रेस्पिरेटरी अल्कोसिस कहेंगे, ठीक है। तो फिर कि इसकी कंपनसेशन कौन करेगा, मेटाबॉलिक कंपनसेशन। उसमें क्या होगा, प्रोटॉन की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी और बाइकार्बोनेट रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, तो इस तरह पीएच मेंटेन रहती है। तो ये आपकी मैं आपको बता चुका हूँ ये चीजें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कोसिस और एसिडोसिस, ठीक है। ये प्राइमरी जो एसिडोसिस है इसमें पीएच लो हो जाती है, बाइकार्बोनेट लो हो जाते हैं, गेन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लॉस ऑफ बेस होता है इसकी कंपनसेशन। ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले।
ये किस तरह पीएच मेंटेन होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये होम्योस्टैसिस है, नॉर्मल पीएच बेस बैलेंस है। लेकिन अगर डिस्टर्ब हो गया, होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो गया, बाइकार्बोनेट ज़्यादा लॉस हो गए हैं, तो ये क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पीएच डिक्रीज होगी तो एसिडोसिस होगी, फिर आपकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी बाइकार्बोनेट आयन की, और वो पीएच को बैलेंस करेगी। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कौन सी सिम्टम्स हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें हाइपरवेंटिलेशन होती है, मायोकार्डियल कंट्रैक्शन कम हो जाती है, सिम्पैथिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, रेजिस्टेंस टू कैटेकोलामीन हो जाता है, लेथार्जी और डिसओरिएंटेशन, स्टपर मसल्स स्विचिंग, कोमा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैरालाइसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक अल्कोसिस में क्या होता है, पीएच ज़्यादा हो जाती है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाते हैं और एसिड कम हो जाता है, और इसमें सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ नेट डेली प्रोडक्शन ऑफ फिक्स, तो ये इसकी रीज़न होती है। मेंटेनेंस बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन कम कर दें, बाइकार्बोनेट रिक्लेमेशन ज़्यादा कर दें। ठीक है, ये इसके काजेज हैं कि क्यों होती है मेटाबॉलिक अल्कोसिस, यानी कि किडनी में बाइकार्बोनेट क्यों ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटॉन क्यों रिलीज होते हैं, ये इसकी रीज़न लिखी हुई है। अक्यूट अल्कलीट एडमिनिस्ट्रेशन है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन वोमिटिंग, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है, ये रीज़न है कि क्यों होती है मेटाबॉलिक अल्कोसिस। रीनल ओरिजिन डायबिटिक्स हैं जो आप ड्रग्स देते हैं, पोस्ट हाइपर कैप्निक स्टेट है, हाइपर कैल्सीमिया है, ये है कंपनसेशन फॉर मेटाबॉलिक अल्कोसिस। आपको पता है कि अगर पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.6 mm ऑफ Hg बढ़ता है, तो इसके साथ साथ जो आपका कंपनसेशन करने के लिए आपको कितने चाहिए बाइकार्बोनेट आयन, 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतने आपको चाहिए। मेटाबॉलिक अल्कोसिस डिक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्शन, रिथमियास यानी कि आपके नर्वस सिस्टम और हार्ट कंट्रोल कम हो जाता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, कंफ्यूजन, मेंटल अबडक्टेशन, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाता है, पीएच लो हो जाती है। अक्यूट कहेंगे अगर 24 घंटे तक रहती है, लेस देन 24 घंटे तक, और क्रोनिक अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अक्यूट क्यों होती है, उसके कारण आपको मैं बता चुका हूँ कि बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और क्रोनिक के लिए यही होते हैं कि रीनल कंपनसेशन जो है वो कम हो जाती है। ये चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ओवरव्यू में। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है, फिर क्या होता है कि इंक्रीज ये जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका रेस्पिरेशन रेट कम हो गया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 45 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड ज़्यादा बनेगा, एसिड ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, ये तब होता है जब रेस्पिरेटरी अल्कोसिस हो रही है तो उसकी कंपनसेशन जो है वो रीनल मैकेनिज्म करेगा। लेकिन अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उसकी कंपनसेशन क्या करेगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट करेगा। तो ये होम्योस्टैसिस लेवल जो है डिस्टर्ब अगर हो जाए, हाइपरवेंटिलेशन का क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और रेस्पिरेटरी अल्कोसिस हो जाएगी। रेस्पिरेटरी अल्कोसिस को डील करने के लिए फिर आपका बफरिंग का सिस्टम आएगा, प्रोटॉन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रहेंगे आपके किडनी के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होंगे। ठीक है, रीनल मैकेनिज्म में क्या होगा, ठीक है,
ये रीनल मैकेनिज्म हमने पढ़ा है। और दूसरा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने की कोशिश करेगा ताकि कंपनसेशन हो जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है एसिड बेस बैलेंस के। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए रीनल मैकेनिज्म आएगा। रीनल मैकेनिज्म में क्या होगा, प्रोटॉन जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और अगर इनहिबिशन ऑफ आर्टेरियल एंड सेरिब्रोस्पाइनल केमोरेसेप्टर हैं तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, तो इसमें आपको इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा। ठीक है, और इस तरह होम्योस्टेसिस लेवल मेंटेन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या होगा, ये रीनल कंपनसेशन आएगी। ठीक है, इसके अलावा बफर सिस्टम अदर देन कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम रेडी प्रोटॉन है, और इस तरह पीएच आपकी मेंटेन रहेगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस लिखे हुए हैं कि जिसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में आप किस तरह पीएच को मेंटेन करते हैं। इसमें प्रोटॉन जनरेशन है, प्रोटॉन की रिटेंशन है ज़्यादा, और बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन है किडनी के थ्रू, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी रेट लो होने की वजह से, और इस तरह पीएच मेंटेन होती है। दैट्स ऑल। अब आपके इसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ जी, मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए इसमें, कि नहीं है? तो भाई कोई तो बोलो।